मित्रों, 15वीं लोकसभा का अंतिम अधिवेशन कल समाप्त हो गया। नई लोकसभा का गठन सामान्य चुनाव के बाद 1 जून से पहले होगा, लेकिन इस अधिवेशन की समाप्ति के बाद एक मिश्रित अनुभूति मन में उभर रही है। कुछ बातों का संतोष है, कुछ बातों को लेकर पीड़ा भी है, लेकिन कुछ बातों को लेकर चिंता की रेखाएं उभर रही हैं। संतोष इस बात का है कि कुछ अच्छे विधेयक हम लोग पारित कर सके, कुछ अच्छी चर्चाएं भी हम सदन में कर सके। विधेयकों के तौर पर कल भी हमने कहा था, जैसे लोकपाल विधेयक 40 साल से देश प्रतीक्षा कर रहा था, इस लोकसभा में पारित हुआ। तेलंगाना विधेयक 60 वर्षों से तेलंगाना के लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो पारित हुआ। भूमि अधिग्रहण विधेयक कम से कम 20 साल से तो किसान इंतज़ार में थे ही, वो पारित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में सज़ा को सख्त करने वाले प्रावधान में CRPC में संशोधन हुआ। सोशल लेजिस्लेशंस के तौर पर मैनुअल स्कैवेंजिंग बिल पारित हुआ, स्ट्रीट वेंडर्स बिल पारित हुआ। तो ऐसे काफ़ी उल्लेखनीय विधेयक इस लोकसभा को श्रेय दिया जा सकता है कि इसने पारित किए। इसी तरह से कुछ चर्चाएं भी बहुत अद्भुत हुई। महंगाई पर 3 बार चर्चा हुई इस सदन में, और एक से एक उम्दा स्तर की। डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर अलग से चर्चा हुई। FDI पर एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चर्चा हुई है इस सदन में। भोपाल गैस त्रासदी पर, लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट पर, ये कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, भावी संदर्भ के लिए भी याद रखी जा सकेंगी। तो इस बात का संतोष है कि अच्छी चर्चाएं की, अच्छे विधेयक पारित किए। लेकिन पीड़ा इस बात की है कि सबसे ज़्यादा कार्यवाही इसी लोकसभा में बाधित हुई। अगर हम अन्य 14 लोकसभाओं से तुलना करेंगे तो शायद सबसे कम दिन काम इस लोकसभा में हुआ। पर उसको भी मैं 2 श्रेणियों में विभाजित करना चाहूँगी। एक वो बाधा जो विपक्ष के द्वारा पैदा की गई, वो बाधा केवल इस सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए थी। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, ये हमारा संविधान कहता है। सरकार पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। लेकिन इस सरकार ने इतने भ्रष्टाचार के कांड किए कि हर सत्र के अंतराल में एक नया कांड उजागर हो जाता था, और सरकार चाहती थी कि उन प्रकरणों को दरकिनार करके हम संसद चलाते रहें। अगर हम ऐसा करते तो हम अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरतते। इसलिए इस सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए बहुत बार हमने संसद रोकी और बहुत बार बहुत आक्रामक ढंग से चर्चा की। तो एक वो बाधा है जो विपक्ष द्वारा पैदा की जाती थी इस सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए और इस सरकार के भ्रष्टाचार के कांडों को उजागर करने के लिए। लेकिन एक दूसरी तरह की बाधा यहाँ दिखाई दी जो पहले शायद किसी लोकसभा में नहीं हुई होगी। वो थी जो बाधा सत्ता पक्ष के ही सांसदों द्वारा पैदा की गई, और 1-2 बार नहीं, या 1-2 10 दिन के लिए नहीं, 3 सत्र तेलंगाना विरोध की भेंट चढ़ गए, जिसमें केवल कांग्रेस के सांसदों ने और कांग्रेस के मंत्रियों ने बाधा पैदा की। मैं चाहूँगी कि पत्रकार समीक्षा करें इस चीज़ का, कितने दिन बाधित रही है कार्यवाही, उनमें से कितने दिन केवल सरकार के द्वारा बाधित की गई, विपक्ष शांत बैठा रहा, और विपक्ष ने जो बाधा पैदा की वो किन मुद्दों पर की। क्या वो जनहित के मुद्दे थे, क्या वो राष्ट्रहित के मुद्दे थे, या कोई हमारा निजी मुद्दा था। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि एक भी आपको निजी मुद्दा नहीं मिलेगा जिसके कारण विपक्ष ने कार्यवाही बाधित की। हमने जब भी की
जनहित के मुद्दों पर की, राष्ट्रहित के मुद्दों पर की। लेकिन इन्होंने जो कार्रवाई बाधित की वो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी की अपने सांसदों पर और अपने मंत्रियों पर भी पकड़ ढीली हो गई है। प्रधानमंत्री की बात मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे इनके, मंत्रिपरिषद के मंत्री नहीं सुन रहे इनके, और कांग्रेस अध्यक्षा की बात उनके सांसद नहीं सुन रहे। तो ये पीड़ा का विषय है कि बहुत काम और किया जा सकता था, और अगर और काम किया जाता तो शायद हम 10-20 और अच्छे विधेयक पारित कर पाते, 10-20 और अच्छी चर्चाएं ले पाते। इस बात की पीड़ा है। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा मैं एक चीज़ को आज कहना चाहूँगी कि कुछ बातों को लेकर चिंता उभरी है इस लोकसभा में। उसका एक वाक्य में अगर समावेश करूं तो कहूंगी कि इस लोकसभा में संस्थाओं का क्षरण हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। एक आध संस्था उसका शिकार होती तो हम उसको अपवाद मान लेते, लेकिन लगता है कि सरकार का माइंडसेट ही ऐसा था, उनकी मानसिकता बन गई थी। पहली बार हुआ कि पीएसी में हुड़दंग मचे, 1-2 दिन नहीं, कई दिन। जेपीसी में सत्यों को अनदेखी करके असत्य पर आधारित एक रिपोर्ट बना दी गई और अनैतिक तरीकों से बहुमत का जुगाड़ दिखा करके उसे टेबल भी कर दिया गया। पूरा का पूरा विपक्ष अपने आप को उस रिपोर्ट से अलग कर रहा है, लेकिन सरकार बजिद थी कि उस रिपोर्ट को पेश करे। सीवीसी पर नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी को दरकिनार करके नियुक्ति कर दी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया, सरकार को मुंह की खानी पड़ी। सीएजी पर इतनी भयंकर आलोचना की गई और कोई छोटा मोटा सांसद या कोई उनका पदाधिकारी करता तो करता, अंत में एक बयान सबसे बड़े पद से आया कि सीएजी और सीवीसी जैसी संस्थाएं विकास में बाधक बन रही हैं। अभी कुछ दिन पहले सीवीसी की 50वीं वर्षगांठ का सम्मेलन था। मैंने उस मंच से भी कहा था और मैं आज फिर दोहराना चाहती हूँ, और प्रधानमंत्री के बेटे कहा था कि ये सोचना कि सीएजी और सीवीसी जैसी संस्थाएं विकास में बाधक हैं, ये सोच सही सोच नहीं है, स्वस्थ सोच नहीं है। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि दोनों हाथों से आप लूटें, ना कोई आप पर निगरानी करे और ना बाद में आपका कोई लेखा जोखा देखे। सीएजी को संविधान ने ये जिम्मेदारी दी है कि सरकार के अकाउंट्स का, सरकार का लेखा जोखा देखो। अगर सीएजी रिपोर्ट देता है तो आपको नागवार गुजरती है। और सीवीसी को संविधान ने नहीं मगर कानून ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो आप पर निगरानी रखे, वो सतर्कता आयोग है। लेकिन ना तो आप चाहते हैं कि आपकी निगहबानी हो, कोई आप पर निगरानी रखे, और ना आप ये चाहते हैं कि कोई आपके किए धरे पर लेखा जोखा दे। इस तरह की सोच लोकतंत्र के लिए घातक है। और उसके बाद पार्लियामेंट, सदन की गरिमा गिराने वाले कई कांड पहले हुए हैं, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई कि स्प्रे फेंक करके पूरे सदन में अफरा तफरी मचा दी गई। तो ये एक चिंता का विषय है। जो हमने किया उसका संतोष, जो नहीं कर सके उसकी पीड़ा, लेकिन ये भावी लोकसभा के लिए बहुत बड़ी चिंता है कि क्या संविधान की संस्थाओं का अगर हम ऐसे ही क्षरण होने देंगे तो लोकतंत्र सुरक्षित रह सकेगा। ये संस्थाएं चेक्स एंड बैलेंस के लिए बनाई गई हैं, और हमारी पूरी स्कीम चेक्स एंड बैलेंस की स्कीम है कि विधायिका, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के ऊपर न्यायपालिका अंकुश लगाती है, और बहुत बार न्यायपालिका भी अगर जनहित के खिलाफ निर्णय देती है तो वापस विधायिका, जो लोगों से ताकत लेकर के लोकसभा का सदन आता है, वो उसको भी कई बार निरस्त करके नया कानून पारित करती है। इस चेक्स एंड बैलेंस के साथ ये लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन अगर इन संस्थाओं को हम बहाल नहीं करेंगे तो हमारे लोकतंत्र के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती ये लोकसभा छोड़कर गई है, और आने वाली लोकसभा के लिए पहला काम होगा
इन संस्थाओं को बहाल करना। आने वाली सरकार के लिए पहला काम होगा इन संस्थाओं को बहाल करना। अब हम चुनाव में जा रहे हैं, देश की जनता हमारी भूमिका जांचेगी और दोनों तरह की भूमिकाएं इस समय भाजपा के पास हैं। 5 राज्यों में हम अपने बूते पर सरकार में हैं, गुजरात में, गोवा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। वहाँ हम कैसा शासन कर रहे हैं ये लोगों के सामने रखेंगे। केंद्र में हम विपक्ष में थे, वहाँ हमने विपक्ष के तौर पर कैसी भूमिका निभाई है ये जनता के सामने रखेंगे। जनता हमारी इंस्पेक्टर है, कॉपियाँ उनके हाथ में होंगी और दोनों तरह की भूमिकाएं हम लोग उनके सामने रख देंगे। उसके बाद जनता जो भूमिका देगी, लोकतंत्र में जनता का निर्णय सिर झुकाकर स्वीकार किया जाता है। 16वीं लोकसभा में जो भूमिका हमें देश की जनता देगी उसको हम निभाएंगे। लेकिन हम किसी भी भूमिका में हों, ये जो चिंता मैंने व्यक्त की है, इन संस्थाओं की वापस स्वीकार्यता बने, इन संस्थाओं की व्यावहारिकता बहाल की जाए, इनका सम्मान बहाल किया जाए, इसके लिए हम ज़रूर काम करेंगे। आगे जनता के हाथ में सब कुछ है और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। 1 जून से पहले 16वीं लोकसभा का गठन होगा और आगे की भूमिका तय हो जाएगी। मेरी तरफ से इतना ही। अरुण जी इसमें जो जोड़ना चाहेंगे जोड़ेंगे। जब 2009 में यूपीए 1 का कार्यकाल समाप्त हुआ था, तो एक टिप्पणी सरकार किया करती थी कि हमारे पास अपनी ताकत पर सरकार चलाने की क्षमता नहीं थी, वामपंथियों के भरोसे सरकार चल रही थी और इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया एक कठिन थी। और 2004 से 2009 तक जो कुछ हुआ उसके लिए एक ये एक्सप्लेनेशन, कारण बतलाया जाता था। 2009 के चुनाव में तो यूपीए को अपनी ताकत पे ही 262 सीटें मिल गई थी। कुछ बाहर के साथियों का भी समर्थन था और इसलिए सरकार की स्थिरता पर कभी संदेह नहीं था। और एक बड़ी उम्मीद के साथ यूपीए 2 आई थी। उस वक्त अपेक्षा थी कि बहुत तेज गति से निर्णय होंगे और इस बार वो ऐसा शासन दे पाएंगे जो यूपीए 1 में नहीं दे पाए थे। चुनाव जीतना, री इलेक्ट होना, उसके साथ भी एक आत्मविश्वास आता है। दूसरी बार लगातार इतने बड़े देश में चुनाव जीतना सरल नहीं होता। तो 2009 में यूपीए ने अपनी लोकप्रियता और अपने आत्मविश्वास की जो एक चरण सीमा थी, पीक थी, उससे अपना कार्य आरंभ किया था। हम लोगों को तो स्वाभाविक था कि विपक्ष की भूमिका निभानी थी। भ्रष्टाचार के इतने बड़े कांड हुए जिसकी वजह से शासन की और सरकार के नेतृत्व की विश्वसनीयता एकदम टूट गई। तो पहला फीचर इनका था लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। दूसरा फीचर इनका था एक लीडरशिप वैक्यूम, नेतृत्वहीनता। प्रधानमंत्री के पास स्वाभाविक एक आखिरी शब्द होता है कि लास्ट वर्ड इतने बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का होता है, वो नहीं था। तीसरा फीचर
निर्णय न ले पाना, पॉलिसी पैरालिसिस, और उसकी वजह से एक आर्थिक संकट देश के अंदर खड़ा हुआ। ग्रोथ प्रोसेस धीमा पड़ गया, अर्थव्यवस्था श्रिंक कर गई, कीमतें अनकंट्रोल्ड रही, अग्रेरियन क्राइसिस कृषि के क्षेत्र में चलता रहा, रुपए की कीमत कमजोर होती गई, विदेश नीति एक ऐसा विषय था कि जिसमें अक्सर आम राय होती है देश में। न पड़ोसियों के साथ कोई बहुत कंफर्टेबल रिलेशनशिप थी, ऐसा नहीं था। और जिन महाशक्तियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, कार्यकाल समाप्त होते हुए भी उन पे भी प्रश्न चिन्ह लगने लग पड़े। अक्सर हम एक स्वर में बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी के संबंध में, आज उसको लेकर भी एक चिंताएं देश के अंदर हैं। और एक बड़ा फीचर था जो सुषमा जी ने अभी कहा, जो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन हुआ। और इस सब का असर यह है कि इतनी बड़ी लोकप्रियता के स्तर से सरकार आई थी 2009 में, आत्मविश्वास के साथ आई थी, और जब उनका अंतिम सत्र समाप्त हुआ है संसद का, ना जनता को उम्मीद है, ना मीडिया के मित्रों को उम्मीद है, ना हमें उम्मीद है, और ना सरकार को उम्मीद है कि रति भी उनका कोई उम्मीद सत्ता में वापस आने की नहीं है। निराशा के साथ, उत्साहहीनता के साथ, एक सिनिकल और नेगेटिव भावना के साथ इस सरकार ने अपना कार्यकाल समाप्त किया है। एक और सबक, लेसन सरकार के लिए है, जहां व्यापक कंसल्टेशन करते हैं और सभी के कंसर्न्स को एड्रेस करने का प्रयास करते हैं, तो कठिन निर्णय भी लिए जा सकते हैं। जिन कानूनों का अभी सुषमा जी ने जिक्र किया, उनमें से कई उसके उदाहरण हैं। तेलंगाना लैंड बिल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेशंस थे, जहां कंसल्टेशन से दूसरों का व्यू पॉइंट, विपक्ष का एडजस्ट करते हैं, वहां सरल होता है। और जहां केवल अहंकार के दम पर हमने निर्णय ले लिया है और लागू करेंगे, आप निर्णय ले लीजिए, उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते। एफडीआई इन रिटेल उसका एक उदाहरण है। अहंकार के आधार पर शासन नहीं चल सकते। इतने बड़े लोकतंत्र में चर्चा करनी पड़ेगी, एक आम राय बनाने का कम से कम ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा। नहीं बनती है तो वो दूसरा विषय है। मेरी यही टिप्पणी है कि इस सरकार के कार्यकाल के बारे में कि 5 साल अगर पीछे मुड़कर देखें तो एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी रहा है ये कार्यकाल किसी सरकार के लिए, एक अवसर जो खोया उन्होंने।
और इसका प्रत्यक्ष असर देश के ऊपर पड़ा है। धन्यवाद। मिस्टर रविंदर। सुषमा जी, जेटली जी, दोनों से एक छोटा सवाल है। सुषमा जी, आपने कल लोकसभा में भी कहा और आज भी आपने कहा कि जनता जो हमें जिम्मेदारी देगी उसे निभाने की कोशिश करेंगे। जी, भरोसे में कमी है या आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहती है कि दोबारा हम सत्ता में वापस आएंगे? ह्यूमिलिटी है, एक छोटा सा और एक भरोसे में कमी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अभी जिस नोट पर ख़त्म किया अरुण जी ने, अहंकारी भाषा होती अगर वो बात कहते, तो इसीलिए यही कहते कि जो भूमिका देगी वो निभाएंगे। ह्यूमिलिटी है। पूर्णिमा जोशी। शिवसेना ने तेलंगाना का विरोध किया, वेल में आते रहे, दोनों सदनों में आते रहे, विदर्भा का विरोध कर रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। आप लोग को विदर्भा के बारे में क्या है? नहीं, हम लोगों का मत तो तेलंगाना और विदर्भ दोनों के पक्ष में पहले से रहा है, लेकिन हमने अपने समय में तेलंगाना और विदर्भ इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे अलायंस पार्टनर्स चाहते नहीं थे। उधर शिवसेना नहीं चाहती थी, उधर टीडीपी नहीं चाहती थी। इस बार हमारे पास तेलंगाना में ऐसा कोई बाध्यता नहीं थी क्योंकि टीडीपी के साथ कोई अलायंस था नहीं, और टीडीपी स्वयं भी तेलंगाना के पक्ष में एक बार रेजोल्यूशन कर चुकी। लेकिन विदर्भ के बारे में बीजेपी का मत विदर्भ के पक्ष में है, लेकिन शिवसेना शुरू से विदर्भ के विरोध में रही है। तो कोई अलग बात नहीं की शिवसेना ने। अगर वो आए वेल में तो इसीलिए आए क्योंकि वो नहीं चाहते थे ना विदर्भ ना तेलंगाना। Well, I don't see there is a contradiction because the attitude of the Congress party in Gujarat has been one of a bad loser. They've consistently non-cooperated. That itself doesn't lead to a presumption that BJP or NDA or our past, present or future leaders are going to keep away from any kind of politics of consensus. The experience of NDA itself was that we were able to take many difficult decisions through a process of consensus. और सबसे ऑब्वियस डिसीजन आज के संदर्भ में उन 3 राज्यों को क्रिएट करना, जिन 2 राज्यों पे कंसेंसस नहीं बना था, हमने इसलिए छोड़े थे। मिस्टर राजीव फ्रॉम नाडू। देखिए, whatever our electoral strategy is, that will be determined independently. The BJP had a twin object. One, to fulfill our commitment for the creation of Telangana, and the second, to make sure that justice is done to the Simandra region, because in terms of revenue, in terms of loss of Hyderabad, Simandra region is going to be adversely affected. We were guided in both houses of parliament by this one consideration. There was no question ever of BJP voting against Telangana. We were amongst the first parties which has demanded this, and therefore our commitment was very clear. Congress was only a late entrant into the Telangana bandwagon. And while doing this, we used all parliamentary instruments available to us
with the object that Telangana is created, and at the same time we are able to extract some benefits for Simandra. सुजीत ठाकुर, मैम आपने चिंता व्यक्त की कि संस्थाओं का क्षरण हो रहा है, जी। क्या आपको नहीं लगता है इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो क्षेत्रीय दल है जिनको मैनिपुलेट किया, वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए दल को मैनिपुलेट करना आसान होता है? ऐसे में जो आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो भी विनम्र सरल स्वभाव के नरेंद्र मोदी जी, वो इन लोगों से बड़ा अच्छा टैकल कर सकते हैं। नहीं, पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो संस्थाओं का क्षरण हुआ इसके लिए क्षेत्रीय दल जिम्मेदार है। इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। सीएजी के खिलाफ किस क्षेत्रीय दल ने कहा बोलने के लिए? सीबीसी की नियुक्ति मत करो जिसको नेता प्रतिपक्ष मना कर रही हैं, ये किस क्षेत्रीय दल ने कहा? पीएसी में किसने हुड़दंग मचाया? किसी क्षेत्रीय दल ने मचाया? जेपीसी में तमाम क्षेत्रीय दलों ने खिलाफ दिया है वोट। अन्ना डीएमके, बीजेडी, किसने दिया? तो आपका जो बेसिस है सवाल पूछने का वही गलत है। ये कहना कि क्षेत्रीय दलों के कारण से एक संस्थाओं का क्षरण हुआ, बिल्कुल नहीं। इसके लिए पूरी तरह से दोष सरकार के माथे है, कांग्रेस के माथे है। एक भी क्षेत्रीय दल इसमें जिम्मेदार नहीं है। वो पार्लियामेंट के वोट के कारण बात, लेकिन इन संस्थाओं के क्षरण में उनका कोई रोल नहीं है। थैंक यू। पार्लियामेंट के वोट में ये जरूर है, जैसे एफडीआई में ही वो बोले खिलाफ, एफडीआई के हमारे साथ बोले कि खुदरा व्यापार में नहीं आनी चाहिए एफडीआई, लेकिन वोट उधर दिया या वॉकआउट किया। वो जो मैनेजमेंट है वो भी एक और संस्था का दुरुपयोग है, सीबीआई का, उसके कारण से। लेकिन संस्थाओं के क्षरण में, बल्कि वो तो इसके विक्टिम हैं, शिकार हैं, इन संस्थाओं के दुरुपयोग के शिकार हैं क्षेत्रीय दल। एक एक का नाम आप उठा करके देख लीजिए, सबके खिलाफ सीबीआई का केस है। तो वो संस्थाओं के क्षरण के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, पूरी तौर पर कांग्रेस जिम्मेदार है। मैडम आपका प्लीज। हाँ हाँ, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। रीमा शर्मा फ्रॉम DY365। या क्या आज मोदी जी असम में रैली कर रहे हैं, सिलसिला में है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, बट असम सीएम कमेंट ऑन दिस भीड़ को ये बोल रहे भीड़ डजंट मीन कि टू ट्रांसलेट व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? एंड वन मोर क्वेश्चन अबाउट द सर्बानंद सोनोवाल, देयर इज एलिगेशन फ्रॉम रानी नर्मदा कांग्रेस मिनिस्टर दैट he took 4 crore money during the Rajya Sabha election. To your first question, my answer is wait and watch. All this crowd will be translated into votes, and Rani Nara's allegation is absolutely false and baseless. उषा जी। सुषमा जी, हाँ उषा। दो टिप्पणियों पे आपका सवाल। एक तो कल मुलायम सिंह जी ने, जबकि सारा सदन जो है अडवाणी जी को बहुत प्रेज कर रहा था, उनको फादर ऑफ द हाउस भी बताया गया, मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाजपा ने, अडवाणी जी ने भाजपा को बनाया, लेकिन भाजपा ने उनको कमजोर किया और उसके कारण भाजपा कमजोर हो गई। तो उस पर आपका क्या टिप्पणी? और दूसरा ये कि राहुल गांधी ने निकलते ही कहा कि विपक्ष ने धोखा दिया और बिल पास नहीं कराएंगे। जहाँ तक पहले का सवाल है, आपको स्वयं को भी पता है कि मुलायम सिंह जी की ये टिप्पणी बिल्कुल निराधार है। आज भी अडवाणी जी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, उनकी ताकत, उनकी शक्ति में किसी तरह की कमी नहीं है। और मैंने स्वयं कल खड़े होकर के कहा कि जो भूमिका मैं निभा पाई वो उनके आशीर्वाद से निभा पाई। तो मुलायम सिंह जज नहीं करेंगे कि अडवाणी जी का भाजपा में क्या स्थान है, आज भी वो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, मुझे हंसी आ रही थी उनका ये बयान देखकर। पूरे 5 साल उनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही और संसद के अंतिम दिन उनके लोग खड़े होकर के कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी बिल पारित कर दो, और भ्रष्टाचार विरोधी बिल ना पारित करने का ठीकरा विपक्ष के सिर फोड़ दो। इसे कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मिस्टर हरीश लखेड़ा। एक मिनट श्रीकांत, सॉरी सर। हाँ करो, जरूर जरूर। भ्रष्टाचार के जो सबसे बड़े मुद्दे पिछले कुछ वर्षों में आए हैं, कैश फॉर वोट्स, 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक एलोकेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स, VVIP ऑगस्टा हेलीकॉप्टर डील,
आदर्श, इनमें से किसी एक विषय पर जब आरंभ में ये स्कैंडल्स आए हैं तो क्या श्री राहुल गांधी जी ने कोई टिप्पणी की है? All issues of corruption which shook the conscience of this country in the last 5 years, he has never commented on a single issue. जब सरकार की विश्वसनीयता पूरी बिगड़ चुकी है तो विलंब के साथ एक भ्रष्टाचार विरोधी पोस्चरिंग कर लूं, ये उसमें शामिल हो रहे हैं. So he's a very late entrant into the anti-corruption crusaders bandwagon. And that too not a genuine entrant. तो इसलिए 10 साल तो कुछ किया नहीं, संसद में कभी बोले नहीं भ्रष्टाचार पे, और आखिरी सेशन में कहो कि ये मुद्दे मेरे हो गए. एक्सक्यूज मी प्लीज, मिस्टर हरीश लखेड़ा. मैडम आते हैं आपके और पास. औरों को भी समय दें. हरीश जी. 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 नहीं, हम संसद का कार्यकाल बढ़ाएंगे भी, मीन्स काम भी अच्छे से हो और बैठके भी ज़्यादा हों. हम लोग तो 100 दिन की मांग करते रहे, पहले भी मांग करते रहे, लेकिन यहाँ मांग करके करते क्या, जब आते थे तो हंगामा शुरू हो जाता था. तो बल्कि 2-1 बार तो ऐसे हुआ कि साइनेडी पहले एडजर्न हुआ. लेकिन संसद प्रभावी ढंग से काम करे, इसके लिए दिनों की अवधि भी बढ़ाई जाएगी और अच्छे से काम हो ये भी किया जाएगा. आदित्य, एक सेकंड. आदित्य. Two questions. Firstly, Rahul Gandhi has given strict instructions to the senior Congress leaders, saying that they should maintain a decorum while they are speaking about other leaders. So, do you think the Congress leaders at this point of time will be able to maintain that, given the fact that leaders like Digvijay Singh always come up with controversial? See, I hope the leader who used the word मौत का सौदागर and जहर की खेती listens to Mr. Rahul Gandhi's advice. So my second question, Rahul Gandhi has also said that politicians should not enter sports ministries or lead head sports organizations, and his own ministers are heading sports authorities. You have already answered your question. अरुण जी आपका सवाल. बालकृष्ण आपके बाद. पुष्पा जी, राहुल गांधी की एक बात का जवाब आपने दिया कि उन्होंने कल कहा कि धोखा दिया विपक्ष ने हमको, जब मौका आया तो भाग खड़े हुए सदन में, उन्होंने समर्थन हमारा नहीं किया एंटी ग्राफ्ट. दूसरी बात उन्होंने कही कि निखिल जैसा आपने कहा इसलिए हम ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं, एंटी ग्राफ्ट बिल जो पास नहीं हो पाई. तो क्या बीजेपी इन प्रिंसिपल अगर वो ऑर्डिनेंस लाते हैं तो उसका समर्थन करेंगे आप लोग? क्योंकि क्या ऑर्डिनेंस लाते हैं पहले देखेंगे. ऑर्डिनेंस के बाद समर्थन ना समर्थन का सवाल कहाँ है. अब तो हाउस प्ररोग, वही कह रही हूँ ना, हाउस प्ररोग करके वो ऑर्डिनेंस अगर निकाल देंगे तो उसके बाद कोई अधिवेशन तो होना नहीं है. तो उसके बाद तो उन ऑर्डिनेंसेस को एज सच रखना या उसको बाद में संशोधित करना, अगर हम सरकार में आते हैं तभी कुछ करेंगे. अभी तो जब आ जाएगा, अगर वो ऑर्डिनेंस लाते हैं तो उस ऑर्डिनेंस के समर्थन या विरोध का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है. रामनारायण जी. पिछले 2 सत्रों में दोनों सदनों में जिस तरह से हंगामा हुआ, सांसदों ने जो कार्रवाई की है, उसके लिए आप संसद की नियम प्रक्रिया है वो कमजोर है, ये नेताओं लीडरशिप पार्टी के वो कमजोर है, या सांसद अराजक हो गए वो जिम्मेदार? नहीं, अगर आप केवल पिछले 3 की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की अपने सांसदों और मंत्रियों पर पकड़ खत्म हो गई, ये जिम्मेदार है. मीनाक्षी जी आपका पीछे, फिर तिवारी जी आपका. हाँ. कल अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी को खत लिखा है और कहा है कि अगर वो पीएम बनते तो बिहार के रेस के बारे में उनका क्या व्यू होगा. उन्होंने ये भी पूछा है कि बीजेपी का जो पूरा कैंपेन है उसका मनी कहाँ से आ रहा है. उनका ऐसा कहना है कि लोग उन्हें बता रहे हैं कि मुकेश अंबानी फंड कर रहे हैं. देखिए,
अपनी नाकामयाबी जो रही है आम आदमी पार्टी की, जब दिल्ली सरकार चलाने का उनको अवसर मिला, उससे ध्यान आकर्षित करने के लिए, बटाने के लिए, दूसरी दिशा में ले जाने के लिए ये बार बार प्रयास करते हैं। दिल्ली की राजनीति भी गवर्नेंस के एजेंडा पे हो और उसके ऊपर वो डिबेट करें। डेढ़ पौने 2 महीने जो शासन में रहें, सो दिल्ली में जिन लोगों को जन सुविधा नहीं मिलती, पानी की, बिजली की, सड़क की, स्कूल्स की, या यहां कॉलेजेस बने, यहां स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ें। दिल्ली में गरीब लोग भी बहुत बड़े संख्या में हैं। ये एक दिल्ली की समस्या है। दूसरी दिल्ली की यह है कि इसका स्तर उठाकर इसको एक ग्लोबल सिटी में ले जाया जाए। क्या उन्होंने एक भी बैठक की, एक भी निर्णय लिया इन विषयों के ऊपर? अब जिन निर्णयों का भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं है, कांग्रेस शासन ने लिए हैं, तो स्वाभाविक है हम सत्ता में आते हैं तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज होंगे उसके आधार पर इनका निर्णय करेंगे। लेकिन ध्यान दूसरी तरफ बांटा जाए उनकी अपनी नाकामयाबी से, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तिवारी जी आपका। हाँ, दोनों लोगों ने, आप लोगों ने कांग्रेस और यूपीए सरकार के बारे में बताया, उसके पॉलिटिकल मैनेजमेंट को बताया। इन लास्ट 5 years there was a huge journey against corruption and the champion for that emerged to be Anna Hazare and Arvind Kejriwal. I mean, has BJP introspected what went wrong that it could not emerge to be a national champion against corruption? ये आपकी बात गलत है। अन्ना हजारे का एक आंदोलन ज़रूर था, लेकिन उसकी तार्किक परिणति तो संसद में हुई और संसद में बीजेपी का बहुत बड़ा रोल रहा और दोनों सदन संसद के एक दूसरे के पूरक बनकर उभरे। लोकपाल लोकसभा से पारित हुआ, लेकिन उसमें जो कमियां रह गई, क्योंकि बहुमत के आधार पर इन्होंने जैसा चाहा वैसा पारित करवाया और हम लोग चूँकि विरोध नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने अपनी बात कही, लेकिन बिल का समर्थन किया। उसको राज्यसभा में प्रवर समिति को भेजा गया और सिलेक्ट कमेटी में जिस तरह के संशोधनों के साथ उसको सुदृढ़ किया गया, सशक्त किया गया, वो काम बीजेपी ने किया। फिर सरकार 1 साल तक उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाले रखी। शीतकालीन अधिवेशन में पहले दिन से लोकपाल आए, राज्यसभा से पारित होकर के लोकसभा में लाओ और हम पारित करेंगे, ये बात बीजेपी ने उठाई। इसलिए अन्ना हजारे जी ने आंदोलन ज़रूर किया, लेकिन उसको तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए बीजेपी ने जो काम किया, आज अगर देश को लोकपाल मिल रहा है तो वो संसद में बीजेपी की भूमिका के कारण मिल रहा है। अश्विनी जी आपका, फिर स्मिता, फिर बालकृष्ण जी आप। बीजेपी अगर रोकती तो बिल रुक जाता और हम लोगों ने ये तय किया था कि हमारी ये प्रतिबद्धता है कि हम ये बिल पारित करेंगे और इसलिए उस बिल को, हमारे पास ये दोनों के बीच का विकल्प था और सरकार ये चाहती थी। उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात कही थी कि सरकार केवल खेल खेल रही है, वो तेलंगाना बिल को पारित नहीं कराना चाहती, वो केवल उस मोशन फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग रख के और उसके बाद ये कह देती कि क्योंकि बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया इसलिए बिल पारित नहीं हुआ। हम उनको ये खेल खेलने नहीं देना चाहते थे। स्मिता जी। मेरा सवाल आप दोनों नेताओं से है। सुषमा जी, आपने चुनाव की बात कही कि अब हम सीधे चुनाव की ओर जा रहे हैं। कुछ ऐसे नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टियां जिनको आप लोग भी अपने पोटेंशियल एलाई के तौर पर देखते रहे हैं और शायद आने वाले समय में उनकी तरफ आपकी उम्मीदें भी थी, उन लोगों ने मिलकर थर्ड फ्रंट बना दिया है। इसमें सुश्री जयललिता की पार्टी है, बीजेडी है और एजीपी जैसे दल हैं। क्या इससे आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजीज को कहीं ना कहीं setback पहुंचा है?
नहीं, हमारी पार्टी को बिल्कुल कुछ नहीं पहुंचा, क्योंकि जो हुआ है वो अनपेक्षित नहीं है। तीसरे फ्रंट की बात तो बहुत पहले से चल रही थी। इस समय बीजेपी अपनी तरफ से 272 प्लस का अभियान लेकर चल रही है, और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा बहुमत हमारे अपने तय आ जाए। लेकिन अगर नहीं आता तो उसके बाद जो पोटेंशियल एलाइज है उनसे बात करने की बात आएगी। लेकिन अभी तक जो हम चुनाव में जा रहे हैं, हम अपने तौर पर बहुमत जीतने के लिए जा रहे हैं, और तीसरे मोर्चे का गठन या तीसरे मोर्चे का बनना हमारे लिए बिल्कुल भी अनपेक्षित नहीं है। आपका सवाल। थर्ड फ्रंट जो है ना, बार बार उसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है और हर बार वो विफल रहा है। सो थर्ड फ्रंट इज अ फेल्ड आइडिया। This country can't afford the luxury of a failed idea. Ask your question. आप लोगों ने बात की कि सरकार के भ्रष्टाचार के स्कैम्स की, और कहा कि राहुल गांधी देर से इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में गांधी जी और शास्त्री जी दोनों के ग्रैंडसन शामिल हुए हैं। ये भी तैयारी है कि चर्चा है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ जो लोगों के मन में गुस्सा है स्कैम्स को लेकर, उसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाने के लिए? गांधी और शास्त्री जी के बच्चे आ रहे हैं ना, वो गांधी और शास्त्री जी नहीं है। हमारे यहाँ तो शास्त्री जी के सन और ग्रैंडसन दोनों हैं, पुत्रवधू भी, और डॉटर इन लॉ भी हैं। पुत्रवधू भी है। हाँ, जी 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 क्या लगता है कि इस पर कोई वक्त आ गया, वक्त आ चुका है कि कोई कानून ऐसा बनना चाहिए या ऐसे नियम बनने चाहिए जिससे जो है वो संसद का कीमती समय कानून से कुछ नहीं होता, वो तो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर दोनों सदनों में हैं। सवाल ये है कि सरकार की इस संस्था के प्रति प्रतिबद्धता कितनी है। मिस्टर गांधी। अगर हाँ, वो प्रतिबद्धता है तो इन्हीं नियमों के सहारे संसद चल सकती है। नियमों में या कोई नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। मिस्टर गांधी फिर। Why do we discuss hypothetical issues? You see, Vibhaji- number one, the parliament has not been prorogued as yet. Constitutionally, it can't come. We don't know when it will be prorogued. Number two, when does the code of conduct come into existence? And number three, where will be the parliament in the next few months to approve those ordinances? So they will bring the ordinance and some other government will have to approve them. विभाजी। Song stand against? सॉफ्ट स्टैंड। देखिए, जहां तक मिलिटेंसी और टेररिज्म है, हमने तो अकाली दल के किसी बयान में सॉफ्टनेस नहीं देखी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमारी विचारधारा का ये कोर इशू है और हम इसके साथ कभी समझौता नहीं करते। लास्ट क्वेश्चन के जी। देखिए, पर्सनल व्यू ऑलरेडी 3 दिन पहले दे चुके हैं, आप सब लोग छाप चुके हैं। ये कोई सीक्रेट तो रखा नहीं है कि जो कोई भी व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करे और कि कोई भी संस्था उनके लिए सहानुभूति व्यक्त करे या उसका कार्रवाई ऐसी हो, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। लास्ट एक ले लेते हैं, बिल्कुल लास्ट में। हाँ, लास्ट संतोष जी। संतोष जी अभी चुनाव से पहले एक नया खुलासा हुआ है, मिलेनियम पोस्ट जो अखबार है, कि दुबई और लंदन के रूट के जरिए जो फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर थे उनको पैसा दिया गया एक मीट सेलर के जरिए। तो पोल की जांच कर रहे थे, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के करीबी सहयोगी भी रहे। देखिए, इन चीज़ों की डिटेल्स स्पेसिफिक आ जाएं तो निश्चित रूप से इसके ऊपर हम स्टैंड लेंगे
इंडिविजुअल केस के बारे में बिना तथ्यों के बोलना उचित नहीं होता। पर ब्लैक मनी अपने आप में ब्लैक मुद्दा मनी रहेगा, और हवाला हम उसके बहुत खिलाफ हैं। वो मुद्दा रहेगा।